जय हिंद दोस्तों। मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हमारी ये मैराथन पेपर सीरीज चल रही है। देखिए, मैं देख रहा हूँ बेटा काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि सर इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये है। कई क्वेश्चन में हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाती हो, तो कई लोग आंसर भी देते हैं, लेकिन बेटा मैं ज्यादातर बता दिया है मैंने पहले ही आपको कि जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है हम बहुत अच्छे तरीके से कम मिस्टेक हो इस तरीके से तैयार करके हम आपको मैटर दे रहे हैं पूरा। लेकिन हो सकता है फिर भी एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो, तो बेटा जो जो क्वेश्चन है मिस्टेक पूरे ही पेपरों में मैं उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, यदि कोई क्वेश्चन में है तो। बाकी ऐसा नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चनों में जो आप बोल रहे हो उनमें से है एक आध क्वेश्चन, उसमें जो होगी उसे आपको बिल्कुल बताया जाएगा बेटा। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से इन सारी चीजों को बताते हो। मेघदूत के रचयिता का नाम है, देखो बेटा पुस्तकें यहाँ पे कई पुस्तकें, देखो मेघदूत के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना मेघदूत के रचयिता है वो कौन है, कालिदास हैं। देखो कालिदास जी के मैं और पुस्तकें बता देता हूं बेटा, अभिज्ञान शाकुंतलम, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, देखो इनकी ये फेमस पुस्तक है बेटा। ज्यादातर पुस्तक ऐसी है, मेघदूतम, कुमार संकलम, लास्ट में मां आ रहा है, वो ज्यादातर इनकी पुस्तक है। मावलिकाग्निमित्रम, मावलिकाग्निमित्रम, ये भी किसकी है, कालिदास जी की पुस्तक है। तो कुमार संभव, कुमार संभव, देखो ये जो पुस्तक है ये आपकी कालिदास जी की पुस्तक है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन जो मेन पुस्तक है इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार मावलिकाग्निमित्रम, कुमार संभव और काली ये मेघदूतम, तो ये किसकी रचना है, कालिदास जी की। तुलसीदास जी की जो फेमस पुस्तक है वो कौन सी है बेटा, रामचरितमानस है। कौन सी है, रामचरितमानस है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, देखो इंदिरा गांधी ये प्रथम प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और अब तक की ये केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री है भारत की जो रही है, कौन है वो, इंदिरा गांधी। सुचेता कृपलानी, ध्यान रखना ये जो सुचेता कृपलानी है ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, और ये बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री हैं वो सुचेता कृपलानी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गर्व है, गर्व प्राप्त है। और ध्यान रखना ये कौन से राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की थी। इसके बाद चलिए अगले उसमें चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है, देखो एक तो शुद्ध पानी हटाओ, भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें, कई बार बता चुका हूं बेटा, उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी है। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी है और दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी है, दुनिया की दूसरी बड़ी है बेटा, कैस्पियन सागर के बाद दूसरी बड़ी है, ठीक है। कैस्पियन सागर के बाद भारत की सबसे बड़ी की बात करें और दुनिया की सबसे बड़ी की, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी की बात करें तो वो चिल्का झील है। ध्यान रखना सबसे बड़ी है वो कैस्पियन सागर है। इसके बाद बात करें बेटा, देखो डल झील, डल झील आपकी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। रेणुका झील, देखो ध्यान रखना जो आपकी रेणुका झील है, ध्यान रखना ये रेणुका देवी के नाम पर है, किसके नाम पर है, रेणुका देवी के नाम पर है, और ये आपकी सिरमौर हिमाचल में, सिरमौर हिमाचल, ये जे&के में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। सिरमौर कहां पे है, हिमाचल में। बेटा बात करें हम गोविंद सागर झील, देखो गोविंद सागर झील के बारे में मैंने बताया था, ये भी आपकी बिलासपुर हिमाचल में, भाखड़ा नागल डैम के वजह से बिलासपुर हिमाचल। और बुलर झील, देखो ये भी आपकी ध्यान रखना बेटा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहां पे है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील। और बुलर झील ही ध्यान रखना बेटा, बुलर झील है आपकी ये झेलम नदी के पास है, झेलम नदी का ही पानी आता है इसमें ज्यादातर। और ये ध्यान रखना भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील है, कौन सी झील है, झील बुलर झील है। कौन सी झील है आपकी, बुलर झील है। ध्यान रखना बेटा बुलर झील आपकी सबसे शुद्ध पानी की झील है। और ध्यान रखना यहाँ पे एक बेटा तुलमुल परियोजना भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तुलमुल परियोजना कहां है, तो तुलमुल परियोजना भी है यहाँ पे एक। तो भारत की सबसे बड़ी जो शुद्ध पानी की झील है वो वुलर झील है, कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखो पहली चीज, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां? ये असम में है। कहां पे? असम में है। और ध्यान रखना, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा, हम जिसे भारतीय गेंडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय गेंडा भी बोलते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा है। सिंह के लिए ध्यान रखना, मैंने बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गुजरात में। ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में, जिसको हम भारतीय शेर भी कहते हैं, बब्बर शेर या भारतीय शेर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान सिंह के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा की बात करें तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे को ही भारतीय गेंडा कहा जाता है। भारत का स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कब हुआ? देखो प्रथम जो संग्राम की बात करें वो 1857 में हुआ था, जो मंगलपुर ने मंगल पांडे जी ने शुरू किया था, जिसमें भारत के काफी सारे राजाओं ने भी भाग लिया था और कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से यह असफल रहा था। तो देखिए यहां पर भारत का स्वाधीनता का जो प्रथम संग्राम है वो 1857 में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, क्रिकेट, बिलियर्ड व स्नूकर, इनमें से कोई नहीं। देखो पंकज अडवाणी बिलियर्ड व स्नूकर के विश्व विजेता हैं। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड व स्नूकर से संबंधित है। इसके बाद चलिए आगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? देखो बेटा असहयोग आंदोलन की बात करें, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद छोटे मोटे आंदोलन तो होते रहे, लेकिन जो बड़े लेवल का एक आंदोलन हुआ वो असहयोग आंदोलन ही हुआ था। ध्यान रखना, जो बहुत बड़े लेवल पर हुआ था असहयोग आंदोलन को हुआ था। यह आपका बेटा अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। इसमें क्या किया था बेटा? महात्मा गांधी ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। इसमें बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया और मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मजदूरों ने एक तरीके से मैं कहूं काम पे जाना बंद कर दिया। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने यही बोला था उस समय कि भाई आप यदि मेरे हिसाब से 1 साल चलो तो हमें 1 साल में ही स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि बेटा 1857 के बाद इस आंदोलन से अंग्रेजी शासन की नींव है वो हिल चुकी थी। तो इसके बाद क्या है कि बेटा एक 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। एक 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें क्या है कि बेटा एक थाने को आग लगा दी गई थी। इसमें क्या हुआ था? एक थाने को आग लगा दी गई थी और एक थाने को आग लगाने से एक थाने को जो आग लगाई थी वो गोरखपुर में लगाई थी बेटा। कहां पे? गोरखपुर में एक थाने को आग लगा दी गई थी। इसमें क्या है कई सिपाही जिंदा जल गए थे। तो उसके बाद क्या है कि महात्मा गांधी इससे बहुत आहत हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि उस समय जितने भी लोग थे उन सबने महात्मा गांधी का विरोध किया कि भाई ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंदोलन वापस लिया। उसके बाद क्या होता है कि बेटा मदन मोहन मालवीय ने मोर्चा संभाला, क्योंकि जो आग लगाई थी उसमें काफी किसान थे और उसमें से लगभग उन्होंने मुकदमा लड़के, किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़के बहुत सारे किसानों को, लगभग 151 किसानों को बचा लिया था फांसी से। बाकी लगभग 25-30 लोगों को फांसी दी गई थी, लेकिन ज्यादातर को मदन मोहन मालवीय जी ने बचा लिया था। इसके बाद चलिए आगे। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखो बेटा सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है, दूसरे पे आपका भारत है। ध्यान रखना, सबसे आबादी वाला देश चीन है और चीन के बाद जो आबादी वाला देश है वो आपका कौन सा है? हमारा देश है भारत देश। ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होते हैं? देखो ध्यान रखना बेटा, ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद होते हैं। अभी जैसे 2016 में हुए थे, 2020 जो 2020 के हुए थे वो कहां पे हुए थे बेटा? अभी मैं बता देता हूं बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। 2016 रियो डी जेनेरियो में हुए और 2020 के कहां पे हुए? 2020 के जो खेल हैं वो कहां पर हुए? आपके अभी हुए हैं बेटा टोक्यो ओलंपिक, जो 21 में हुए थे। हालांकि ध्यान रखना जो 21 में हुए हैं और 2024 के जो प्रस्तावित हैं वो कहां पे? पेरिस में। कहां पे? पेरिस में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? नील नदी। देखो बेटा नील नदी के बारे में मैंने बता दिया, मिस्र का वरदान, नील नदी का वरदान कहा जाता है
मिस्र को, ध्यान रखना। और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये आपकी बहाव क्षेत्र की दृष्टि से, बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। देखो बेटा, पृथ्वी के फेफड़े की बात करें हम, अमेजोन नदी है जो आपकी, कौन सी नदी है? अमेजोन नदी है। ध्यान रखना बेटा, लगभग इसकी 1000 से ज्यादा सहायक नदियां हैं और अमेजोन के जंगल विश्व प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना, अमेजोन के जंगल, अभी भी जंगलों में बेटा इतनी प्रजातियां रह रही हैं, लगभग 50 से अधिक जनजातियां तो वहां ऐसी रह रही हैं जिनका बाहरी लोगों से कोई संपर्क ही नहीं है। जो आपका एनाकोंडा जो सांप है, जो आदमी को भी निगल जाता है, बड़े जानवरों को भी खा जाता है, वो भी आपका कहां पाया जाता है? अमेजोन नदी में। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजोन नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेजोन के जंगल इतने घने, इतनी जैव विविधता है वहां पे, इतने पेड़ है कि लगभग पृथ्वी का 20% जो ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन उत्पादित कहां से होते हैं? हमें अमेजोन से होते हैं, अमेजोन के जंगल से होते हैं। इसीलिए अमेजोन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, ये आपकी लगभग 8 देशों से गुजरती है, बहुत बड़ी नदी है। कई जगह पर तो बेटा ये ध्यान रखना 190 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करती है आपकी अमेजोन नदी। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहां पर लिया जाता है? सत्यमेव जयते, देखो ये सत्यमेव जयते क्या है बेटा? आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बोलते हैं, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है बेटा। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और ध्यान रखना बेटा, यह आपका कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखना, जो इसको जो आदर्श वाक्य है, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जी ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था इसके लिए कि भाई ये अपना आदर्श वाक्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। भारत की पहली रेलगाड़ी, देखो बेटा, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर का रास्ता था। तो इसका जो राइट आंसर है, मुंबई से कहां के बीच चली थी जो पहली रेलगाड़ी है? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। 1944 में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर में कौन सी जगह पर आजाद हिंद फौज को हराया? देखो बेटा, इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखो 1944 में बेटा आजाद हिंद फौज है, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में, ध्यान रखना, अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप छीन लिया, निकोबार द्वीप छीन लिया। ठीक है, ध्यान रखना। और आगे बढ़ती जा रही थी आजाद हिंद सेना और लड़ते लड़ते पूर्वोत्तर में पहुंच गई और 1944 में कोहिमा पर ध्वजारोहण कर दिया, ध्वजारोहण कर दिया भाई। ध्यान रखना, आता भी है कई बार ये क्वेश्चन कि भाई आजाद हिंद फौज ने जो ध्वजारोहण किया था वो कहां पर किया था? तो कहां पर किया था? कोहिमा में किया था बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। तो कोहिमा एक तरीके से आजाद हिंद फौज के कब्जे में आ गया। अब होता क्या है बेटा, आजाद हिंद फौज को जो सपोर्ट मिल रहा था वो कहां से मिल रहा था? जापान से मिल रहा था सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, जापान से मिल रहा था। और होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान से बहुत कम एक तरीके से मैं कहूं बेटा सहयोग मिलना आरंभ हो गया, बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद क्या है कि बेटा लगभग उत्तरी, मैं बात करूं बेटा उत्तरी कोहिमा और इम्फाल, ये दो जगह हैं, उत्तरी कोहिमा और इम्फाल में एक तरीके से आजाद हिंद फौज की सेना को हार का सामना करना पड़ा और वहां उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर सरेंडर किया। तो इसमें बेटा कौन सी जगह पर हार गए थे वो? तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इम्फाल है, बाकी उत्तरी कोहिमा भी है। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ध्वजारोहण कहां पर किया था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो, उसका राइट आंसर क्या होगा? कोहिमा होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण कहां होता है? देखो बेटा, ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आया यहां पे। देखो प्रधानमंत्री का भाषण कहां से होता है? प्रधानमंत्री, ध्यान रखना बेटा, लाल किले से भाषण देता है। प्रधानमंत्री का भाषण 15 अगस्त की बात करें बेटा, 15 अगस्त को। देखो 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं यहां पे।
15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देता है और वहीं पर ध्वजारोहण होता है बेटा। क्या होता है? ध्वजारोहण करता है बेटा प्रधानमंत्री। लेकिन बात करें हम 26 जनवरी की, 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को बेटा देखो 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, लेकिन 26 जनवरी को ध्यान रखना बेटा ध्वजारोहण नहीं होता है। जो होता है वो ध्वजा फहराई जाती है, झंडा फहराया जाता है। ध्यान रखना क्या किया जाता है? झंडा फहराया जाता है। और किसके द्वारा फहराया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कहां पर? राजपथ पर। कहां पर? राजपथ पर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त की बात करें, स्वाधीनता दिवस कहा जाता है 15 अगस्त को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है 15 अगस्त को। और 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां पर? लाल किले पर। और ध्यान रखना 26 जनवरी को झंडा है वो फहराया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और कहां पर? राजपथ पर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर होते हैं? देखो बेटा राष्ट्रीय प्रतीक में ध्यान रखना बेटा, राष्ट्रीय प्रतीक है जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहां से? सारनाथ स्तंभ से, जिसमें 4 सिंह होते हैं। कितने सिंह होते हैं? 4 सिंह होते हैं। और उनका मतलब होता है बेटा गर्व, हिम्मत, साहस, विश्वास। इसके बाद चलिए आगे। तो देखो यहां पर आपका बेटा जो जीके वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम जनरल साइंस की ओर। तो देखो ये काफी अच्छा पेपर है और इसमें बेटा जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको आगे और बताता चलूंगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखो बेटा क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंतरराष्ट्रीय संधि है किस पे? जलवायु परिवर्तन पर। ध्यान रखना ये जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। और इसमें क्या है बेटा? जलवायु परिवर्तन को रोकना है। और रोकने के लिए जो इनका क्या है बेटा? जो भी सदस्य देश हैं ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकना है बेटा। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकना है। ग्रीन हाउस गैस मतलब जिससे कि ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैस को कम से कम उत्सर्जन करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं लेकिन अमल में बहुत कम आती हैं। इसके बाद चलिए आगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बेटा 2 चीज होती हैं, एक तो कार्य करने की क्षमता और एक होता है बेटा कार्य करने की दर, मतलब W/T। ये होती है बेटा कार्य करने की दर। इसको बोलते हैं P, यानी कि क्या बेटा? शक्ति। तो कार्य करने की दर की बात करें तो शक्ति होती है और शक्ति का मात्रक होता है क्या? वॉट। लेकिन कार्य करने की क्षमता बोलिए तो बेटा कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखना बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। यदि कार्य करने की दर आपसे पूछता है W/T, तो कार्य करने की दर होती है वो आपकी शक्ति होती है। और कार्य करने की क्षमता की बात करेंगे हम तो वो क्या होती है? आपकी ऊर्जा होती है। और जिसका मात्रक जूल होता है। इसके बाद चलो आगे। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है। देखो बेटा एक स्थान पर केंद्रित करता है वो आपका बेटा उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। देखो 2 चीज ध्यान रखना बेटा, यदि यहां दर्पण पूछता तो क्या होता? आपका अवतल दर्पण होता। देखो 2 चीज होती है, एक तो लेंस है। लेंस की बात करें देखो बेटा एक लेंस है और एक दर्पण है। देखो लेंस होती है वो आपकी बेटा, देखो लेंस से सूर्य की किरणें आर पार निकल जाती हैं। तो लेंस होती है वो आपकी अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और दर्पण है बेटा, दर्पण से टकरा के तो वापस ही जाएंगी, ये आपकी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है दर्पण। आपका ध्यान रखना बेटा। तो अब यदि ये पूछे कि सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है तो बेटा लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस है। यदि दर्पण की बात करता तो कौन सा दर्पण हो जाता? अवतल दर्पण। उल्टा होगा, ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पर और वो अपवर्तन के सिद्धांत पर है। तो एक ही स्थान पर जो केंद्रित करता है वो कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस करता है आपका बेटा। इसके बाद चलिए आगे। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो बेटा देखो ये चीज आप सबको पता होगी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है? बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर है।
और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 273 केल्विन होगा। किस पदार्थ का अपवर्तन गुणांक किस पदार्थ के किस गुण पर, कौन से गुण पर अपवर्तनांक निर्भर करता है? ये कर लेना बेटा, कौन से गुण पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। देखो पदार्थ के बेटा टेम्परेचर पर भी करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी करेगा और तरंग दैर्ध्य पर भी करेगा। तो अपवर्तनांक है वो ध्यान रखना, अपवर्तनांक गुणांक है वो इन सभी पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने बनाया? देखो बेटा हार्वे की बात करें बेटा, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत था इनका। तो डार्विन की बात करें, इन्होंने बेटा थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दी थी, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। और ह्यूगो डी ब्रीज ने ध्यान रखना उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ह्यूगो डी ब्रीज। यदि बी समूह के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो निम्न में से कौन सा रक्त समूह का दान किया जा सकता है? देखो कोई व्यक्ति को बेटा, कोई बी समूह वाला व्यक्ति है तो देखो ध्यान रखना उसको या तो बी दिया जाएगा या ओ दिया जाएगा, क्योंकि ओ को बोलते हैं सर्वदाता, क्योंकि ओ वाला सबको दे सकता है। ए बी की बात करें इसको बोलते हैं बेटा सर्वग्राही, यानी कि बात करें तो ए बी किसका ले सकता है? ध्यान रखना बेटा ए बी का भी ले सकता है, ए बी किसी का भी ले सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। और ओ को बोलते हैं सर्वदाता। तो बी समूह वाले व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो इसके लिए या तो बी चाहिए या फिर ओ चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ओ और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। वसा में कौन सा विटामिन घुलता है? देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी सी और विटामिन ए डी ई के। वसा में घुलनशील की बात करें, देखो ध्यान रखना बेटा, जल में घुले की बात करें तो विटामिन बी और सी जल में घुले हैं। वसा की बात करें तो ध्यान रखना बाकी जो विटामिन है आपके ई डी ई के, एडेक, ए डी ई और के, तो ये एडेक है, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान रखना वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से आपके? ए डी ई के। जल की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से? बी और सी। मोलरता से क्या क्या दिखाई देता है? देखो मोलरता से क्या दिखाई, देखो मोलरता का मतलब ध्यान याद रखो बेटा, 1 लीटर विलियन में, मैं कहूं बेटा 1 लीटर विलियन में विलायक के कितने मोल हैं? विलायक के मोलों की संख्या वो आपकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। देखो बेटा ये मोलरता की डेफिनेशन है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए जो विलायक है, जो भी घुला गया है उसमें, उसके मोल्स की संख्या कितनी है। तो इसका क्या दिखाया जाएगा? मोल पर लीटर दिखाया जाता है। फिर ध्यान रखना मोल पर लीटर, कि जो भी विलायक घुला गया है उसके कितने मोल्स 1 लीटर में है। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? देखो बेटा एम्पियर आवर किसकी इकाई है? तो बेटा इसकी बात करें, पहला ऑप्शन आवेश, दूसरा वोल्टेज, विद्युत धारा। देखो बेटा विद्युत धारा एम्पियर, वोल्टेज किसकी है बेटा? विद्युत विभव की है, विभवांतर की है, मैं कहूं बेटा विद्युत विभव की है। आवेश बेटा कूलाम की है। अब बताओ एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो यहां पे बेटा एक ऑप्शन लोहा भी दिया है, तो लोहा की तो कोई इकाई नहीं होती है। अब यहां एक चीज ध्यान रखना बेटा, एम्पियर घंटा की बात कर रहे हैं तो 1 एम्पियर घंटा में, 1 एम्पियर घंटा में आपके 3600 कूलाम होते हैं। 1 एम्पियर घंटा में कितने कूलाम होते हैं? 3600 कूलाम। और कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम आपके आवेश की इकाई है, चार्ज की इकाई है बेटा, चार्ज की इकाई है। ध्यान रखना कूलाम चार्ज की इकाई है। तो 1 एम्पियर घंटा है वो बेटा एम्पियर घंटा किसकी इकाई होगी? आवेश की होगी। बेसिकली जो बैटरी की क्षमता है बेटा, एक ऑप्शन आ जाता है यहां पे, बैटरी की क्षमता, तो बैटरी की क्षमता भी इसका राइट आंसर होता है। ध्यान रखना जो एम्पियर घंटा में बैटरी की क्षमता को मापा जाता है। नाभिकीय संलयन किसकी मदद से? निम्न तापमान। देखो बेटा नाभिकीय संलयन होती कहां है? आपका देखो बेटा सूर्य है, हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बम और सूर्य में मुख्यतः नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और
नाभिकीय संलयन में एक्चुअली होता क्या है, दो अणु जुड़ते हैं और नाभिकीय विखंडन में एक अणु दो भागों में टूटता है, तो वो नाभिकीय विखंडन है। जैसे परमाणु भट्टी में आपकी वो कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन कहां पे होती है, आपकी सूर्य में और हाइड्रोजन बम में। अब नाभिकीय संलयन दो अणुओं को जोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर, उच्च ताप चाहिए बेटा, और ध्यान रखना उच्च दाब चाहिए। उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए, तो इसका राइट आंसर उच्च ताप। तो यहां बेटा ये कर लेना, उच्च ताप और हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, उच्च तापमान और उच्च दाब। एसी को डीसी में बदलने के काम आता है। देखो बेटा, एसी को डीसी में बदलने के प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन बदलता है, चालक, रेक्टिफायर। देखो बेटा, रेक्टिफायर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। ध्यान रखना, एसी को डीसी में, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है आपका इन्वर्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपका एग्जाम में आता है। ध्यान रखना बेटा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका रेक्टिफायर या दिष्टकारी। अब आओ आगे। बंद कमरे में कार्यरत फ्रिज का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा, बंद कमरा है और बंद कमरे में आपका फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। देखो, इससे पहले हम बेटा जो फ्रिज है उसका सिद्धांत समझेंगे बेटा, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मान लो कोई भी आप सामान लाए, या आप ये मान के चलो बेटा कोई भी सेब लेके आए हो, वो आपने फ्रिज में रख दिया। बेसिकली फ्रिज में क्या होता है बेटा, वो कंप्रेसर होते हैं, और कंप्रेसर क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम होता है, और बाहर से आप जो वस्तु लाए हो वो उसका टेम्परेचर निकाल के बाहर कंप्रेस कर देता है, तो उसको कहां फेंकता है, बाहर निकाल देता है। और जो फ्रिज के अंदर कम टेम्परेचर होता है, तो एक तरीके से जो वस्तु आपने उसमें रखी है उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करें, आपने कमरे का दरवाजा, जो फ्रिज का दरवाजा है वो खोल दिया, फ्रिज का दरवाजा खोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि बेटा जो कमरा है एक तरीके से ये समझो वो फ्रिज में ही आ गया। अब क्या करेगा, कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है, तो बाहर के टेम्परेचर को वो अंदर लेगा, तो बात वही है बेटा, फिर वो कंप्रेस करेगा तो पीछे होके जो फ्रिज से निकलता है उसका जो हाई टेम्परेचर है वो निकलेगा, तो उससे क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, ये मत कर देना कि घटेगा। ठीक है, तो फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो इसका पूरा सिद्धांत है क्यों बढ़ेगा, वो चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। निम्न में से किसे विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है। देखो बेटा, विंटर ग्रीन तेल की बात करें तो विंटर ग्रीन तेल क्या होता है। देखो बेटा, साउथ अफ्रीका में शायद कुछ ऐसे पौधे या झाड़ियां होती हैं, ऐसे पौधे या झाड़ियां होती हैं, ध्यान रखना, पौधे या सदाबहार होते हैं वो, ध्यान रखना, एक तरीके से मैं सदाबहार होते हैं, जिनकी सर्दियों में पत्तियां नहीं झड़ती हैं, पत्तियां नहीं झड़ती। पौधे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, ध्यान रखना, नहीं झड़ती है। ठीक है, तो इन पौधों से ये हमें प्राप्त होता है विंटर ग्रीन का तेल, और ये तेल क्या है बेटा, एक तरीके से मेरे को दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक, दर्द निवारक है आपके बेटा बुखार में, सर दर्द में, पैर दर्द में काम में आता है। और इसका जो विंटर ग्रीन तेल कहते हैं वो मिथाइल सैलिसिलेट होता है बेटा। क्या होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है। तो यहां पर आपका देखो ये साइंस का पोर्शन हो जाता है। इसके बाद आते हैं बेटा मैथमेटिक्स पे। तो देखो, इस पेपर की जीके जीएफ काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ये करना है बेटा, 21 गुणा में 45 बराबर 15 गुणा एक्स, x बराबर 21 गुणा 45 बटा 15 3 बार, और 21 तिया कितना आ गया बेटा, 63 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। एक बेलन का व्यास, देखो बेटा व्यास 28 है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो ये 28 बटा 2 आ गया कितना, 14। h ऊंचाई कितनी है, 20, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बेटा 2 पाई आर 2 गुणा 22 बटा 7, आर का मान कितना आ गया 14, एच प्लस आर तो 20 प्लस 14, इसका गुणा करो, 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 14 गुणा में कितना आ गया बेटा 34, 7 से 2 बार। अब देखो आप क्या करो बेटा, अंतिम अंक की देखो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अंतिम अंक 2 आ रहा है। ऑप्शन में देख लो 2 कहां पे आ रहा है, 2992 पर आ रहा है। तो बाकी यदि यहां मान लो किन्हीं 2 के अंत में 2 होता तो हम पूरा चेक करके देखते, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होता तो भी इसका गुणा करके हम देखते हैं।
इसके गुणनखंड होंगे। देखो बेटा, एक फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। तो यहां दिया है एक्स क्यू माइनस 27, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स क्यू माइनस 3 का क्यूब। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, एक्स माइनस 3, इस फॉर्मूले में रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 3x। तो इसमें देख लो x माइनस 3, x माइनस 3, या तो ये या ये तो होगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। विनय ने एक घड़ी 380 रुपए में बेची। देखो बेटा, विक्रय मूल्य दिया है आपके पास जब 5% की हानि है। बेटा देखो, जब 5% की हानि हो रही है, मतलब 5% की हानि है, खरीदी 100 में तो बेची कितने में बेटा, एक तरीके से मैं कहूं 95 में, और ये कितने रुपए पर है बेटा, 380 रुपए पर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो 380 क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा। ये 380 वैल्यू कितने की है, 95 की, और घड़ी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है बताओ घड़ी का, ये क्रय मूल्य आ जाएगा 100, क्योंकि हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100। तो बेटा काटो, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, और 5 से कितनी बार, 4 बार, तो कितना आ गया बेटा 400 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 400 रुपए। दोबारा देख लो एक बार, 5% की हानि होती है जब 380 में बेच रहा है, तो 380 कितने की वैल्यू हो गई, 5% हानि मतलब 95 की हो गई। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बेटा। गोले का आयतन होगा, देखो बेटा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो आई थिंक बेटा इसमें से पाई ये गलत टाइप कर दिया है, 4/3 पाई आर क्यू कर दो यहां, पाई आर क्यू। तो ये क्या होता है आपका गोले का आयतन, वॉल्यूम होता है बेटा स्फीयर का। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो बताओ यह 400 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगी, हमें बताना है 400 चक्कर में तय दूरी। तो बेटा एक बात बताओ, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, वृत्त की परिधि के बराबर। देखो ये एक चक्कर में ये दूरी तय करेगी, तो ये क्या होती है, वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर। इसी तरह से 400 चक्कर में तय दूरी आ जाएगी 400 गुणा में 2 पाई आर। अब यहां बेटा 400 गुणा में 2 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है आपके पास, कितना दे रखा है बेटा, 42 सेंटीमीटर। इसको काटो 6 बार, 400 दूनी 800 गुणा में 22 छिक्की 132, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, देखो बेटा 8 तिया 24 और 1 25, और 8 एकम 8 और 2 10, और 0 0। तो ये आगे कितनी बेटा 1000, ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। और मीटर की बात करूंगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, 1056 मीटर हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1056 मीटर। दोबारा देख लो, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर है, तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी 400 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो बेटा 400 में 2 पाई आर का गुणा कर दो, इसको सॉल्व कर दो, और यहां से इसका मान ज्ञात कर दो। इसमें x का मान बताना है बेटा। देखो 45:x समानुपाती 36:60। तो बेटा बाहर, इसका मतलब होता है जो अनुपात इधर है वही बाहर होगा, तो बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा। x बराबर 45 गुणा 60/36, 6 छिंगी 36, 6 से 10 बार, 2 से 3 बार 5 बार, और 3 से कितनी बार 15 बार, 15 5 75 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर 75 आ जाएगा। 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते हैं, तो इसी खाई को 10 व्यक्ति कितने दिन में खोदेंगे। देखो बेटा 15 व्यक्ति 10 दिन में खाई को खोद देते हैं, ये पूरा काम हो गया। तो 10 व्यक्ति x दिन में खोदेंगे, और x आ जाएगा 15 गुणा 10/10, कितना आ जाएगा बेटा, 15 दिन आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 15 दिन आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे, कि बताइए x का मान क्या है। देखो ये बता देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा,
ये आपका दे दिया है इसने बेटा कितने डिग्री, 79 डिग्री, और ये दिया है x प्लस 40। अब एक बात बताओ, ये देखो एक ही रेखा के एक ओर बनाए गए इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। तो 79 प्लस x प्लस 40 बराबर 180। ध्यान रखना, एक ही रेखा के एक ओर बनाए गए कोणों का योगफल 180 होता है। तो ध्यान रखना, इनको जोड़ो बेटा, 79 और 40, ये 9, 9 और 4 कितना आ गया बेटा, रुको, ये 9 और 7 4 11 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 119, ये 61 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा, 61 डिग्री आ जाएगा। एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगी। देखो बेटा, कोई भी आपके पास आकृति है, उसमें जो विकर्णों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा विकर्णों की संख्या, ये होता है n इंटू एन माइनस 3/2। n है यहां पर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। पंचभुज है बेटा, ध्यान रखना, पंचभुज है, पेंटागन है, पंचभुज में n भुजा कितनी होंगी, 5। पंचभुज है, 5 भुजा, षटभुज है, 6 भुजा, सप्तभुज है, 7 भुजा, ऑक्टेगोनल है, अष्टभुज है, कितनी भुजा होंगी, 8 भुजा। तो यहां n का मान कितना आएगा बेटा, 5। तो फॉर्मूले में रख देना है 5 गुणा 5 माइनस 3/2 या 5 गुणा 2/2। तो कितना आ जाएगा राइट आंसर इसका, 5 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, एक पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे, 5 विकर्ण होंगे। एक व्यक्ति किसी स्थान को पैदल जाता है तथा घोड़े से वापस आता है तो 8 घंटे लगते हैं। पैदल जाने और आने में 12 घंटे लगते हैं, तो बताओ घोड़े से आने जाने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ बेटा, पैदल जा रहा है और घोड़े से आ रहा है तो कितना समय लग रहा है बेटा, 8 घंटे लग रहे हैं। और यदि वह पैदल जाए और पैदल आता है तो कितना समय लगता है, 12 घंटे। अब देखो बेटा, पैदल पैदल 2 पैदल हो जाएगा ये, तो 2 पैदल 12 आ गया, तो 1 पैदल कितना आ जाएगा बेटा, 6। यानी कि मैं पैदल की बात करूं, पैदल एक साइड में 6 घंटे लगेंगे, तो दोनों साइड में 12 घंटे। अब यहां बेटा पैदल का मान रखो, 6 प्लस घोड़ा 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब घोड़ा एक साइड से 8 माइनस 6 2 घंटे लेगा। तो आने जाने की बात करें तो 2 घंटा एक साइड से, दोनों साइड से 4 घंटे, कितना है, 4 घंटे। बाकी हालांकि ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन में इतनी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो, पैदल जा रहा है घोड़े से आ रहा है तो 8 घंटे लग रहे हैं। यदि पैदल जाए और पैदल आए 12 घंटे लगेंगे, पैदल आने जाने में 12 घंटे, तो एक साइड से कितने घंटे, 6 घंटे। अब पैदल जा रहा है घोड़े से आ रहा है, तो पैदल तो 6 घंटे लग रहे हैं और पैदल घोड़े से 8 घंटे लग रहे हैं दोनों में, तो घोड़े से आ जाएगा 2 घंटे, एक साइड का 2 घंटे आ गया, तो आपका 2 साइड का कितने घंटे आ जाएगा बेटा, 4 घंटे आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 36, 45 और 72 का भाग देने पर शेषफल 18 बचे। देखो पहले वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए, तो वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, शेषफल 18 बचना चाहिए, तो उनमें जोड़ देंगे। तो वो संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखना, एलसीएम निकालेंगे पहले इनका, एलसीएम ऑफ 36, 45, 72 और इसमें शेषफल को जोड़ देंगे, जो भी आपका शेषफल है। तो बेटा इनका एलसीएम लो, 36, 45, 72, मैं इनका डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं। तो देखो पहले 9 का भाग दे दो, 4, 5, 8, देखो 9 चौका 36, 9 पंजे 45, आगे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4, 1, 5, 2, तो 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 4 नाम 36, कितना आ गया बेटा, 360, और 360 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 378। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 378 होगा, क्योंकि 36, 45 और 72 का एलसीएम 360 आ जाएगा, शेषफल 18 बचना है तो 18 जोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन में उल्टा घुमाता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर इन तीनों का भाग जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते बेटा, जो संख्या आई है, जो इनका एलसीएम निकल के आया है, उसमें से 18 घटा देते। log 50 प्लस log 10 की वैल्यू होगी। देखो बेटा log 50 और log 10, देखो log m गुणा में n है, ये होता है आपका log m प्लस log n।
हमें क्या करना है बेटा, उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि log m प्लस n है तो उसको log m गुणा n भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहां log 50 प्लस log 10 है तो इसको लिख सकता हूं बेटा log 50 प्लस log 10 है। ये मुझे लगता है बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, log 50 प्लस log 10 नहीं होगा, इसको एक बार आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये log 50 प्लस log 20 है, 20 कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना, 20 का मैं बता दूंगा मैं, log 50 प्लस log 20 है, तो यहां गुणा करो बेटा 50 गुणा 20, तो ये कितना, देखो यहां कुछ भी बेस नहीं होता है तो हम यहां बेस 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखो log कितना आ गया बेटा, ये 1000, और log 1000 का मान कितना होता है, 3 होता है। 3 क्यों होता है, मैंने बताया बेटा यहां बेस 10 मानेंगे और ये 10 की घात 3 हो जाएगा, तो इसको 3 log 10 लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहां log 10 यदि बेस और संख्या बराबर हो जाए तो वहां पे मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो log 50 प्लस log 20, तो log 50 गुणा क्या हो जाएगा बेटा 20, log 1000 हो जाएगा। नहीं तो सीधा तरीका है, 1 के आगे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 1 के आगे 4 जीरो होती तो आंसर 4 आ जाता। राम के वेतन में 25% की वृद्धि होने पर उसके वेतन में कितनी कमी की जाए, उसके वेतन में कितनी कमी की जाए जिससे कि उसका वेतन पहले के बराबर हो जाए। देखो बेटा सीधा सा है, मान लेते हैं राम को पहले 100 रुपए मिलते थे, तो अब कितने रुपए मिलेंगे बेटा, जब 25% बढ़ गया है तो अब कितने मिलेंगे, 125 मिलेंगे। अब कह रहा है कितनी कमी की जाए जिससे कि वेतन पहले के बराबर हो जाए। एक बात बताओ बेटा, कमी कितने की करेंगे, 25 की करेंगे। भाई जितना वेतन बढ़ाया है उतनी ही कमी की जाएगी। राम का वेतन पहले 100 था, अब 25% बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया बेटा 125, लेकिन वेतन कितना रखना है हमें, 100 रखना है। तो 100 रखना है तो 25 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन कमी कितने पे, 125 पे, क्योंकि अब राम का वेतन 125 है, प्रतिशत पूछा है तो गुणा में 100 आ जाएगा, 25 पंजे, और ये कितना आ गया बेटा 20% आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। देखो ईटानगर, ईटानगर अरुणाचल, देखो दोनों में क्या संबंध है बेटा, ईटानगर की राजधानी है, ध्यान रखना बेटा, ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। देखो इंफाल, इंफाल ध्यान रखना बेटा, इंफाल बताओ कहां की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है। इंफाल मणिपुर की राजधानी है, त्रिपुरा की अगरतला है, ठीक है। कटक, कटक बेटा उड़ीसा की राजधानी नहीं है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। कोहिमा नागालैंड, बिल्कुल सही है बेटा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, जो संबंध ईटानगर का अरुणाचल से, वही संबंध कोहिमा का नागालैंड से। यूपी की कानपुर नहीं है, लखनऊ है। बेमेल छांटी है, देखो हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज, उज्जैन। अब क्या लॉजिक लगाओगे बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए लॉजिक लगाओगे, भाई सारी धार्मिक स्थल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हरिद्वार उत्तराखंड में, बनारस और प्रयागराज आपके यूपी में ठहरे, उज्जैन आपका एमपी में गया बेटा, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो यहां देखो ध्यान रखना, हरिद्वार, बनारस और प्रयाग ये गंगा नदी के किनारे हैं, ये गंगा नदी के किनारे बसे शहर है, लेकिन ये आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो बेमेल कौन सा हो गया इसमें, उज्जैन। यदि 13 अप्रैल को मंगलवार था तो उसी वर्ष 16 मार्च को क्या वार होगा। देखो बेटा 13 अप्रैल, पहले मार्च, 16 मार्च और 13 अप्रैल। बेटा 13 अप्रैल, तो अप्रैल के 13 दिन हो गए, मार्च के देखो कितने दिन हो गए, 31 में से 16 घटा दो, 15 दिन मार्च इसके हो गए बेटा, यानी कि 15 दिन मार्च के हो गए और 13 दिन अप्रैल के हो गए, टोटल कितने दिन हो गए 28। हमें क्या करना है बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो पहले टोटल डेज ज्ञात करो कि भाई 13 अप्रैल, मैं कहूं 16 मार्च से 13 अप्रैल तक कितने दिन होंगे। तो बेटा 16 मार्च से, मार्च देखो 31 का होता है, तो 31 में 16 घटाएंगे, 15 दिन तो वो बचे और 13 दिन अप्रैल के हो गए। अब इसमें 7 का भाग दो, 7 का भाग देके 7 चौका 28, शेषफल देखो क्या है 0, शेषफल 0 है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, 13 अप्रैल का क्या है यहां पे, मंगलवार। हम देखो वापस जा रहे हैं बेटा, मार्च को पूछा है तो शेषफल को घटा देंगे, 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मंगल ही आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, मंगलवार। यदि उल्टा पूछता बेटा, अप्रैल के बाद बेटा पूछता मई, जून, जुलाई कहीं का भी, तो उस कंडीशन में दिनों की संख्या निकाल के शेषफल को जोड़ देंगे, और यदि उल्टा पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है, तो शेषफल को घटा देंगे। यदि a बराबर 2, b बराबर 2, b बराबर 2, बाकी इसी क्रम में चलें तो यट का आपस में गुणनफल होगा।
यट y 25 पे ई जो टी ई 5 पे टी 20 इनका गुणा कर दो, 25 पंजे 125 गुणा 20 कितना आ गया बेटा 2500, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 49वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बेटा आपके लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 4 अच्छा 2 3 4 9 16 81। अब हमें बताना है बेटा आगे कौन सी संख्या इसमें आपकी आएगी। तो देखो 2 3 4 9 16 81, इनमें देखो बेटा पहले हमें क्या करना है, एक संबंध देखना है। इनमें यदि कोई भी संबंध बन रहा है तो वो देखो, पहले इसमें देखो संबंध देखेंगे क्या बन रहा है बेटा। 2 एक जोड़ा, यहां भी एक जोड़ा, यहां 5, यहां 7 और यहां पे आपका क्या जोड़ा है बेटा, यहां तो बहुत ज्यादा जोड़ दिया, 65 जोड़ा है बेटा। यहां पे क्या जोड़ दिया है 65। नहीं तो आप एक बार ऐसे देखें बेटा, अल्टरनेट देखो 2 2 दूनी 4 4 चौका 16, तो अब 16 में गुणा 2 दूनी 4, ऐसे यहां देखो 3 3 तिया 9 9 गुणा 9 9 नाम 81। ठीक है, ऐसे हो रहा है 2 4, अब 4 का वर्ग 16, तो 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 256। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मिलेंगे बेटा अगले पेपर में।